बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी सेकंड क्लास है, फॉर्मल सेकंड क्लास, इसका टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल कम टू नो कि बहुत ही इनिशियल लेवल से आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको बिल्कुल रॉ डाटा से स्टेप बाय स्टेप हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कैसे लेके जाते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं जिनको के मद्देनज़र रखते हुए हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनटू दिस लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ करते हैं। जनरली स्पीकिंग, जब हमें नंबर्स को या इंडिविजुअल्स को या कैटेगरीज को शो कराना होता है इन अ सिंप्लीफाइड एंड रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ मोड, तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पेश आती है। ये बहुत बड़ा डाटा होता है जो अगर अपनी रॉ फॉर्म में मौजूद हो तो हम कभी भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, वेल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, या बहुत कम टाइम में उसे इफेक्टिवली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये टेबल्स की सूरत में होती हैं। जनरली अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कैटेगरीज जो हैं वो कॉलम की सूरत में होती हैं, और जो एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है वो काउंट होता है अपनी उन कैटेगरीज का जिसको कि हम पहले कॉलम में एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। और अगर हमने कंप्यूट करना है, ये जानना है कि टोटल उसके अंदर कितने केसेस थे या कितने इंडिविजुअल्स थे या कितनी कैटेगरीज के टोटल नंबर क्या था, तो हमें फिर समेशन करना पड़ता है उस तमाम स्कोर्स को। ये आपके पहले लेक्चर में हमने ये कुछ साइंस और नोशंस पढ़े थे जिसमें एक साइन था समेशन का और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि स्कोर्स जो हैं उनको हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो समेशन एक्स का मतलब है तमाम स्कोर्स। और जब हम टेबल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम अपने टोटल स्कोर्स की तमाम स्कोर्स की बात करते हैं तो उसको कंप्यूट करने के लिए हम सम ऑफ करते हैं फ्रीक्वेंसीज, ईच फ्रीक्वेंसी को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ये थोड़ा सा शायद आपको इस तरह वर्डिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जैसे ही हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे तो आपके लिए इसको बहुत आसान। ये दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको कि हम बहुत जनरली यूज़ करते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। एक कैटेगरी है प्रोपोर्शंस की और दूसरी है परसेंटेजेस की। प्रपोर्शन एक्चुअली एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि अपने ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होती है जिसको कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी एक सादा एग्जांपल जो है वो आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग्स हैं, जिसमें आपकी जो भी ग्रेडिंग है वो इन रिलेटिव होती है अपनी ग्रुप के साथ, आपकी ग्रुप स्टैंडिंग को शो कर रही होती है। जबकि हम जब परसेंटेजेस की बात करते हैं तो आप इसके अंदर एक डिफरेंस देख सकते हैं कि परसेंटेजेस में वी आर एडिंग 100, अदरवाइज रिमेनिंग थिंग्स आर सेम लाइक प्रपोर्शन। जब आप टेबल पे देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x हैं। x मीन्स, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपकी आसानी के लिए मैं इसको ये कह सकती हूँ कि ये हमारे पास वो स्कोर्स हैं जो कि डिफरेंट स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, नंबर्स कह लें जो डिफरेंट स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। 5 जो नंबर है वो सिर्फ एक स्टूडेंट हासिल कर सका है, जबकि 4 नंबर 2 लोगों ने हासिल किए हैं, 3 नंबर 3 लोगों ने हासिल किए हैं, एंड सो ऑन। जब हम इनके प्रोपोर्शंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था कि रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल। व्हाट वाज द टोटल? अगर आप इनको आपस में सम अप करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है दैट विल बी 10। और जब हम ईच फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे उसके टोटल के साथ तो वी विल गेट द proportion फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी। और जब उसकी परसेंटेज हम निकालेंगे तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 100।
इस तरह से हम हर एक स्कोर के रिलेटिव प्रोपोर्शंस निकाल सकते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक एलेबोरेशन इन वर्डिंग दी गई है। जब आप इसको इन एक्चुअल टेबल्स देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। जब हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा होता है जो कि लार्ज रेंज को, वैल्यूज़ को, ग्रुप के स्कोर्स को शो करा रहा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको इंटरवल में लिस्ट अप कर देते हैं। इंटरवल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई डेटा पॉपुलेशन से हासिल किया है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने गुजरांवाला सिटी के डिफरेंट जगहों से डाटा लिया है कि लोगों की पर मंथ इनकम क्या है। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी बन रही होगी। यानी वो लोग भी होंगे जिनकी कोई मंथली सैलरीज 20-25 हज़ार होंगी, और वो लोग भी होंगे जिनकी के बहुत हाई लिमिट्स में सैलरी होगी। अगर हम ऐसा एक डाटा हासिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे लिए हम उसको डेफिनेटली, वो डाटा उस वक्त तक काम का नहीं है जब तक कि वो अंडरस्टैंडेबल ना हो। उस डाटा को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे विद डिफरेंट इंटरवल्स। हम ये अज्यूम करेंगे कि अच्छा जी, 25,000 से 50,000 तक कितने लोगों की सैलरीज हैं। फिर हम कहेंगे कि अच्छा 50,000 से 1 लाख तक के कितनी है, फिर 1 लाख से ऑनवर्ड, और इस तरह डिफरेंट इंटरवल्स को क्रिएट करते हुए हम फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉ करेंगे। इसमें एक जो थोड़ी सी लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कैटेगरी बनाते हैं कि वो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 25,000 से 50,000 के दरमियान है, तो एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि उस कैटेगरी के अंदर वो पर्सन भी खड़ा होगा जिसकी सैलरी 25,000 है, और वो भी खड़ा होगा जिसकी सैलरी 49,000 है। अब एक बड़ी एविडेंट और बड़ी ये क्लियर सी बात है कि 25,000 और 50,000 सैलरी को अगर हम इन अदर टर्म्स देखें तो वो डबल है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक ही ग्रुप में उनको पार्क करना पड़ेगा। तो वो एक स्लैब जो है उसमें से जो रियल सेंस है या रियल रिप्रेजेंटेशन है वो किसी हद तक हमें लॉस्ट नजर आती है। मतलब मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। बीइंग फीमेल, जैसे हम देखते हैं कि खवातीन के बारे में समझा जाता है कि वो अपनी एज को इतना ज़्यादा हाईलाइट करना पसंद नहीं करती हैं, साइकोलॉजिकली भी या अदरवाइज भी। तो अच्छा, जब आप देख रहे होते हैं ना, कोई आपके पास क्वेश्चन आया रहता है फिल करने के लिए, उसमें बड़ा स्मार्टली क्या करते हैं कि उसमें वो आपको एज की ना रेंजेस दे देते हैं कि 35 ईयर्स तक। अब वो 25 बल्कि 20 से 35 ईयर्स का एक पूरा बना देते हैं आपके लिए, स्लैब बना देते हैं। अब आप बड़ा एक्साइटिंगली उसको टिक भी कर देते हैं। वजह क्या है कि उस एक बहुत बड़ी कैटेगरी के अंदर बहुत से लोग इन कैटर हो रहे होते हैं। नो डाउट कि एक अंदाज से ये सही भी है अगर हम एज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम 35 ईयर्स के बाद और तरह से देख रहे होते हैं और इससे पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फ़र्क है। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द एग्जाम्पल कि इस अंदाज से अब आप देखें कि 20 से 35 की अगर आपको एक एज स्लैब मिल रही है तो उसके अंदर कितनी बड़ी पॉपुलेशन केटर हो रही है और सब अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। अगर एक 21 साल की लड़की है वो भी उसी को टिक करेगी, और एक एक 35 साल की औरत है तो वो भी उसी को टिक करेगी। तो वहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट होती है। तो दिस इज़ वेरी ट्रू कि जब हम कैटेगरीज बना के फ्रीक्वेंसीज के इंटरवल्स की वजह से हमें किसी हद तक इंफॉर्मेशन लॉस्ट नज़र आती है। लेकिन एक स्मार्ट स्टेटिस्टिशियन या एक स्मार्ट रिसर्चर का काम ये है कि वो इस अंदाज में इंटरवल्स या ग्रुप्स बनाए कि जो इंफॉर्मेशन उसमें मिस होनी है वो इंफॉर्मेशन आपकी मिसलीडिंग ना हो जाए, या वो ऐसी ना हो जो आपको असल में रिसर्च में रिक्वायर्ड है। तो जब आप इस तरह की कैटेगरीज और इंटरवल्स बना रहे होते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कहीं हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, लेकिन जब आप उसको ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप में करते हुए हम उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो आपकी आ रही है, आपके पास जो एक आ रहा है सबसे लोअर लिमिट आ रही है, हम उससे स्मॉलर स्टार्ट करें आपकी
जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि रियल लिमिट आपके पास जो आई है वो है 25,000। हम डिफाइन करेंगे, हम 20,000 से पहली लिमिट डिफाइन करेंगे। और इसको स्मॉलर रखने का फ़ायदा ये होता है कि हम एक मार्जिन दे देते हैं कि अगर उससे कोई प्लस माइनस हो, अपर साइड या लोअर साइड पे होगा तो वो स्मॉलर लिमिट रखने की वजह से उसके अंदर कवर अप हो जाएगा, और अगर अपर साइड पे होगा तो वो तो डेफिनेटली फर्दर कवर अप आ ही जाएगा। एम आई एबल टू कन्वे इट टू यू? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हमारा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज, ग्राफ, पिक्चर्स, पिक्टोरियल्स, ये एक्चुअली यूज ही सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। जब रॉ डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाते हैं, और उसी सिलसिले में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के ग्राफ्स बनाते हैं। सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, आई कैचिंग है, वेल अंडरस्टूड है, अच्छे अंदाज में आप अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जो कि हम फ्रीक्वेंट पिक्चर जो डाटा की हम लेते हैं ग्राफ की सूरत में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑल हैव टू एक्सेस, बिल्कुल अंडरस्टूड है। एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है, जिनके बेसिस पे हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जनरल प्रिंसिपल क्या है? बोथ एक्सेस शुड हैव वैल्यू 0 वेयर दे मीट। अब ये अभी हम एक ग्राफ की सूरत में भी इस एग्जांपल को सेट करेंगे। जनरल प्रिंसिपल है, अंडरस्टूड है, या आप कह लें कि मोस्ट डिजायर्ड है, कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होने चाहिए। हमारी पहली लिमिट और जो आपका 0 है उसके दरमियान उतना ही इंटरवल हो जितना इंटरवल हमारी बाकी क्लासेस के दरमियान है। हाइट शुड बी अबाउट 2/3 टू 3/4 ऑफ द लेंथ। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सेस आपका 4 बिग ब्लॉक्स पे मबनी है तो जो उसकी हाइट है वो 3 बिग ब्लॉक्स पे होनी चाहिए। ये आई एम टॉकिंग अबाउट इन सेंस कि जब हम उसका ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ्स बना रहे होते हैं, एक रफ आइडिया है जिसमें कि हमें ये करना चाहिए कि एक्स एक्सिस ज़्यादा लंबा हो और वाई एक्सिस कंपैरेटिवली छोटा हो। ये उन्होंने थोड़ी सी इसकी रेशियोज दी हैं, बट ऑलवेज हम इनको इन ट्रू सेंस नहीं ले सकते हैं, हमें थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा। क्रिएटिंग अ हिस्टोग्राम, सबसे पहला जो हमारा एक आप कह सकते हैं कि इसके अंदर टाइप ऑफ ग्राफ है वो हिस्टोग्राम है। लिस्ट ऑल न्यूमेरिक स्कोर्स, जिनको हम कैटेगरीज कहते हैं, और ग्रुप इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम अपनी कैटेगरीज को या ग्रुप इंटरवल्स को लगाते हैं। ड्रॉ बार्स above each score or class interval height of bar corresponds to frequency। अब हम क्या करते हैं कि जो कैटेगरीज या हमने ग्रुप इंटरवल्स को प्लेस किया है एक्स एक्सिस पे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम वाई एक्सिस पे प्लेस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसको डॉट कर देते हैं, बार बना देते हैं एक्स एक्सिस पे। देखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। या आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्स मीन्स आपकी कैटेगरीज और एफ मीन्स उनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज। यानी अगर आपके पास 5 4 3 2 1 ये डिफरेंट थी कैटेगरीज। एक बात वो जैसे हमने अभी ग्राफ बनाने के सिलसिले में डिस्कस की थी कि आपने हमेशा इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। सबसे पहले छोटी आएगा स्कोर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सो ऑन। इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज में भी हम सबसे पहले लोएस्ट को लेंगे और फिर सबसे हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। एक बात और जो समझने के लिए ज़रूरी है कि सम टाइम, अभी तो ये एक सिंप्लीफिकेशन की एग्जांपल है, तो आपको तकरीबन वो तमाम वैल्यू दोनों तरफ मिल रही हैं। यानी आपके पास एक्स एक्सिस में 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। सम टाइम ये होता है कि आपके पास एक्स एक्सिस में एक नंबर सिरे से मौजूद ही ना हो, लेकिन
आपके पास जो एक्स वैल्यूज़ हैं, जो आपके स्कोर्स हैं, उसमें एक नंबर सिरे से मौजूद नहीं है, लेकिन उसको भी आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप एक्स एक्सिस के अंदर गैप्स नहीं दे सकते, आपको अपनी कैटेगरीज को एक कॉन्टिन्यूटी में शो करना होता है। मिसाल में उसकी ये दे सकती हूँ कि जैसे यहाँ पे तो इस वक्त 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास सारे स्कोर्स मौजूद हैं। ये भी मुमकिन था कि आपके पास स्कोर्स होते 1 2 4 एंड 5, 3 आपके पास होता ही ना, लेकिन उसके बावजूद आपको 3 को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना था। होता उसमें सिर्फ ये कि 3 के ऊपर बजाय फ्रीक्वेंसी आने के 0 आ जाता। आर यू गेटिंग इट? इसको हम फर्दर अपने डिस्कशन क्लास में भी एक्सप्लोर करेंगे। और इसी तरह से जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं, उसमें भी यूं ही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड फ्रीक्वेंसी की लिस्ट में शामिल हो जिसको आप यहाँ प्लेस करें। उसको भी आप इसी तरह से लेते हैं कि इन एक्चुअल यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूटी जो है उसको बरकरार रखते हैं, और जो आपका ग्राफ है उसकी हाइट को आप वहाँ सेट करते हैं जो फ्रीक्वेंसीज आपके पास मौजूद होती हैं। This is another example of frequency distribution histogram.